नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो आप सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानिए और इसको समझिए। सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसका क्या क्या अधिकार है। तो देखिए, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह एक हरी है, एकीकृत है, और इसके सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। एक हरी है और जो सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत में केवल और केवल एक है। इसी को हम लोग उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, याद रखिए। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक हरी है, एक हरी या एकीकृत है, एक हरी है, यानी कि जिसको जो केवल और केवल दिल्ली में। याद रखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है यह एक हरी है और यह पूरे भारत का एकमात्र न्यायालय, एक न्यायालय है केवल। सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इसके गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा, कब होगा, कौन कौन लोग मिलकर करेंगे, कौन कौन जजों की नियुक्ति करेगा, ये सारी जानकारियां अनुच्छेद 124 में वर्णित है। और सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया। याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, उसके बाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दिया गया। अच्छा, अब आइए, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जजों की संख्या 34 है, 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जजों की संख्या मात्र 8 था। यानी मूल संविधान में जजों की संख्या 8 था और वर्तमान में जजों की संख्या 34 है। मूल संविधान यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय जजों की संख्या 8 था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ा उसके अनुसार जजों की संख्या बढ़ाया गया। 1956 में 11 किया गया था। तो याद रखिएगा, शुरुआत में 8 था, फिर 1956 में 11 हुआ, फिर 1968 में बढ़ा। बारी बारी जब जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ते गई उसी प्रकार जजों की संख्या भी बढ़ने लगी और अभी वर्तमान में जजों की संख्या 34 है। याद रखिएगा, जजों की संख्या मूल संविधान में जब मूल शुरू में लागू हुआ था तो 8 था और वर्तमान में कितना है? 34। 34 का मतलब 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। आखिर अन्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश कैसे बनते हैं? तो सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए 34 लोग हैं, जिनका उम्र सबसे ज़्यादा होगा वो पहले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, फिर उनके बाद जिनका उम्र होगा उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। तो आप याद रखिएगा इस बात को कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह सीनियरिटी के आधार पर बनते हैं और जैसे ही उनका कार्यकाल 65 वर्ष पूरा होता है वह हट जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो हो जाएगा। इसका मतलब पहले समझ लीजिए, 6 वर्ष और 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए तब हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लिया कोई आदमी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना तो 26 तक रहेगा। अगर 26 तक रहेगा यानी कि 2020 में बना नया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो 26 तक रहेगा। कब रहेगा 26 तक? मान लिया जाए कि 50 की उम्र में बना तो 56 साल तक आराम से रह सकता है। लेकिन अगर कोई 63 साल की उम्र में बना तो कैसे रह पाएगा? 6 साल नहीं रहेगा। वह कितने साल केवल रहेगा? 2 साल। क्यों? क्योंकि 63 के बाद 65, तुरंत 65 हो जाएगा। यानी जो पहले पूरा हो जाए, अगर 6 साल पहले पूरा हो जाए तब वो हट जाएगा और 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए तब पर भी हट जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कोई सीमा निश्चित नहीं किया गया है, याद रखिएगा, न्यूनतम सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपकी कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आपकी कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम सीमा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उन्हें हटाने की पावर संसद को, यानी संसद इन पर महाभियोग लगाकर, महाभियोग लगता है, याद रखिएगा। जैसे कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इन पर भी महाभियोग से इन्हें हटाया जाता है और इन्हें हटाने की जो ताकत है वह संसद के पास है, ध्यान रखना इस बात। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और काम को देखते हुए धीरे धीरे न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 34 है। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय जो है, कब आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में केस जाता है, समझिए ध्यान से, कोई भी मामला कब जाता है। जैसे मान लिया जाए कि सबसे पहले आपका कोई भी मामला होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा कि इस केस का सुनवाई यहाँ नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट, तो आप हाई कोर्ट पटना जाइएगा, जो बिहार के लोग हैं, पटना में जाइएगा हाई कोर्ट में, वहाँ बोलेगा कि इस केस की सुनवाई नहीं होगा, तो तब आपको जाना होगा हाई कोर्ट। अगर कोई केस को रिजेक्ट करता है तब लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इना कि आप सबसे पहले अगर कोई केस हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। जब आपको हाई कोर्ट कोई केस को खारिज कर देता है उसके बाद जो केस जाता है वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते, याद रखना है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि इनको फांसी की सजा, तो आपको राष्ट्रपति भी माफ कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति के पास जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद लास्ट कोई न्यायालय नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपीलीय न्यायालय माना जाता है। यानी कि अंतिम अपीलीय न्यायालय किसे माना जाता है? अपीलीय न्यायालय, अपील करने अपीलीय न्यायालय किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। आप बहुत मामला देखे होंगे, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा सुना दिया कि हाँ भाई इनको फांसी होगा, हाई कोर्ट सुना दिया, हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट सुना दिया कि इनको फांसी होगा, मर्डर किया, तो वो आदमी जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रखता है बयान कि देखिए सर हमको फांसी दे दिया हाई कोर्ट, बिना मतलब कोई प्रूफ साक्ष्य नहीं है। हाई कोर्ट उसको, सुप्रीम कोर्ट उसको री एग्जामिन करेगा, फिर से उस बात को देखेगा कि बात सही है, इनको फांसी दिया ना जाना चाहिए था कि नहीं देना चाहना चाहिए था, रेरेस्ट ऑफ प्रेयर केस था कि नहीं था, तो देखा कि भाई ऐसा तो नहीं है, रेरेस्ट ऑफ प्रेयर नहीं है, तो हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन को रद्द कर सकता है या उसको सजा को कम कर सकता है। कहेगा कि नहीं सुप्रीम को फांसी नहीं होगा बल्कि इनको 15 साल का सजा होगा। चलिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब कोई व्यक्ति को हाई कोर्ट सजा सुना दिया तो अंतिम रूप से कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और जिन्हें फांसी के सजा मिल जाता है तो फांसी के सजा पाए हुए व्यक्ति राष्ट्रपति के पास जाता है, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। अब बहुत लोगों को समझ में ना आता है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब, अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। अब ये अभिलेख न्यायालय है का मतलब क्या होगा सर? सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 129 के तहत। तो अब आपको ध्यान में आएगा कि सर अभिलेख न्यायालय मतलब, देखो जैसे मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 2012 में डिसीजन दिया कि कोई भी व्यक्ति को अगर मान लिया चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको मात्र 1 साल का सजा होगा, ठीक। अब वही मामला हो गया पटना में, और कोई व्यक्ति पटना के हाई कोर्ट में गया और उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2012 में दिया गया डिसीजन दिखाएगा कि देखिए, यू ऑनर बोलता है, आप देखे होंगे, देखिए
2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि चोरी के लिए 21 साल का सजा होगा, आप 5 साल कैसे दे दिए? तो देखेगा हाई कोर्ट की, अरे देखे तो हाँ। तो याद रखिएगा कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे चुका है उस डिसीजन के आधार पे बहुत सारे कोर्टों में उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है, और कोई भी उसे नकारा नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है। क्या बताएं? जैसे अगर आपको कोई मामला, जैसे आप देखे होंगे निर्भया रेप, फांसी दिया सारे लोगों को, तो उस मामले को दिखाकर आज भी जब रेप होता है तो दिखाया जाता है कि सर देखिए निर्भया रेप में सुप्रीम कोर्ट ने इन चारों को फांसी का सजा सुनाया था, तो आप भी यहाँ भी वैसा ही जस्ट रेप का केस है तो इसमें भी इनको फांसी दिया जाए। तो अन्य कोर्ट में भी उस जो केस है उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो आप याद रखिएगा यही है अभिलेख न्यायालय कि देखिए ऊपर कोर्ट को लोअर कोर्ट मानेगा, लेकिन लोअर कोर्ट को अब ऊपर कोर्ट नहीं मानेगा। जैसे अब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट अगर के का जो कोर्ट है वो दे दिया है कोई डिसीजन, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया डिसीजन वो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मानेगा। हाई कोर्ट में जो दिया गया डिसीजन, पटना हाई कोर्ट जो डिसीजन दे दिया है उसको साक्ष्य के रूप में, अभिलेख न्यायालय के रूप में यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। किसी किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं, और परामर्श जो होता है, जो राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत, वह अपने विवेक के अनुसार उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अगर परामर्श मांग लिए सर्वोच्च न्यायालय से तो मानना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति किसी किसी मामले में, जो मामला उनको समझ नहीं आता है, उस मामले में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 के तहत याद रखिएगा कि परामर्श मांग सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, परामर्श मांग सकते हैं लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है। याद होगा। चलो अब आओ, अगर किसी भी, और सर्वोच्च न्यायालय को क्या माना जाता है? अगर किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को 32 के तहत न्यायालय जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन हो, मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब एक बात सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इसका न्यायाधीश कौन बन सकता है? क्या क्या क्राइटेरिया उसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर क्षमता की वह बन सकता है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहली बात कि वह भारत का नागरिक हो। सब कोई जानता है, ये बस तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, ये तो सब कोई जानता है। सेकेंड बात समझो, कम से कम 5 वर्ष 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हाई कोर्ट में। कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक, कम से कम 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। याद रखिएगा, कम से कम 5 वर्ष 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो तो वह भी बन सकता है। दूसरा, तीसरा, 10 वर्ष वकालत कर चुका हो, कम से कम 10 वर्ष वकालत कर चुका हो। तीन बात हम आपको बताएं, क्या क्या बताएं? पहला बताएं कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या बताएं? कम से कम 5 वर्ष तक 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में क्या रह चुका हो? न्यायाधीश रह चुका हो, यानी जज के रूप में काम कर चुका हो। और कम से कम 10 वर्ष तक
उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हूं, उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हूं। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से कोई रिटायर किया है जज, तो वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप हाई कोर्ट के जज से रिटायर किए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर किए हैं तो आप किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो लोग होते हैं वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, क्या बताएं हम आपको कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से रिटायर होता है वह किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। ध्यान रहेगा इस बात। अच्छा, परामर्श मांग सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद याद करते चलिए। अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32। सर्वोच्च न्यायालय जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका कहीं का रास्ता नहीं बचता है, यानी इसके बाद आप कहीं भी नहीं जा सकते। देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई डिसीजन किसी स्पेशली राज्य में देना है कोई बड़ा मामले में, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वह राष्ट्रपति से परामर्श लेके कहीं भी सर्वोच्च न्यायालय का बैठक बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे मुख्य न्यायाधीश, वह राष्ट्रपति से परमिशन लेके भारत के दिल्ली के अलावा भी किसी भी राज्य में बैठक बुला सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपको इतना कंफर्म याद हो गया होगा। चलिए, एक आध बात और है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है, आपसे पूछेगा कि कैसे, तो आप बता सकते हैं कि क्योंकि इसके बाद हम कहीं भी नहीं जा सकते। एक बात और इम्पोर्टेंट बात, सर्वोच्च न्यायालय के पास रिव्यू का भी सिस्टम है, पुनः विचार याचिका। मतलब क्या? जैसे किसी मामले में आप देखे होंगे, जैसे राम मंदिर के मामले में, अयोध्या मामले में डिसीजन हो गया, तो पुनः याचिका के लिए टाइम दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रिव्यू डाल दिया, समझ रहे बात, समझ आते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई डिसीजन को अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि हम चैलेंज करें, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन पर पुनः विचार किया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात? पुनः विचार, जैसे मान लिया आपको फांसी दे दिया, तो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास रिव्यू पिटीशन डालेंगे, यानी जिसको बोलते हैं पुनः विचार। जैसे आप निर्भया कांड में चारों दोषी जो था डाला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी दे दिया तो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को पुनः विचार कर सकता है, अनुच्छेद 137 के तहत। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को पुनः विचार कर सकता है, अनुच्छेद 137 पुनः विचार कर सकता। क्या बोले कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को पुनः विचार कर सकता है, अनुच्छेद 137। वो पुनः विचार करेगा, उसको लगेगा कि ना हम जो था साक्ष्य के अभाव में गलत लोगों को देखते हुए हम इन्हें डिसीजन दे दिए हैं कि आपको इतना साल का सजा होगा, जो हमसे गलती हो गया है, तो वह अपने उस दिए गए डिसीजन को चेंज कर सकता है। यही है पुनः विचार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया डिसीजन को सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन अगर कोई व्यक्ति डाल देगा तो फिर से उस पर जांच बैठता है और उसको लगेगा कि नहीं हमसे गलती हो गया है, तो वह पुनः उस डिसीजन को बदल सकता है। जैसे बहुत ऐसा मामला होता है जिसमें फांसी हो गया व्यक्ति और वह पुनः विचार याचिका डाला कि सर हमको फांसी नहीं होना चाहिए, हम नहीं किए हैं जुर्म, तो लगेगा सुप्रीम कोर्ट के कि हाँ ऐसा है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा याचिका को और फिर से रिव्यू होगा कि देख फिर से जांच पड़ताल बैठेगा और लगेगा कि नहीं निर्दोष है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को भी चेंज कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में आपको इतना बात याद हो गया होगा और सर्वोच्च न्यायालय के एक बार हम फिर से पूरा आपको रिवीजन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय पूरे विश्व भारत का एक हरी है, इसे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। इसकी स्थापना 1950 में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष, इसके पहले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जकानिया थे।
हीरालाल जकानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकानिया साहब थे। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जकानिया। वर्तमान में तो आप लोग जानते हैं अरविंद बोबडे साहब हैं, तो आप याद रखिएगा कि पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे हीरालाल जकानिया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाएगा? 32। सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष 2 या 2 से अधिक न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। याद हो गया होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। संसद में पारित होकर उसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम आयु आपका उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और अधिकतम 65 वर्ष में वह सेवा निर्मित हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को करीब करीब हम सब याद करवा दिए, तो आपको इतना याद हो जाना चाहिए। चलिए अब हम आज यहीं तक रखते हैं, और आप लोग हमेशा अगर दिक्कत हो तो आप रिवर्स करके पूरे चीज़ को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, जो जो टॉप बात बोले उसको लिखते जाइए, एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।